मोटा पैसा है इनके पास। ये कहानी शुरू होती है संगीता के ससुराल से। संगीता का परिवार जॉइंट फैमिली का परिवार था, जहाँ सास, ससुर, पति, देवर, बच्चे, चाची, सास सभी थे। संगीता का ससुराल जितना फैला हुआ था, उतना ही फैला उसके ससुराल का घर भी था। पर इतने बड़े हवेली में रहने वाले लोग उतने ही कंजूस थे। सुबह सुबह विमला अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी देवरानी से कहती है, ये नहीं कि उठ गई एक्सरसाइज करने बैठ जाए, सुबह सुबह उठते ही फ़ोन लेकर बैठ जाती है। इसी फ़ोन के कारण आजकल इतने स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस बढ़ गए हैं। तेरे झुके हुए कंधे को तो देखकर ही मुझे लग रहा है कि तेरी हालत खस्ता है। अब स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो फिर सारी मस्ती निकल जाएगी, खर्च आएगा सो अलग। अरे फ़ोन कहाँ देख रही हूँ मैं भाभी, वो तो बस मैं सुबह सुबह भजन चालू कर रही थी। तू और भजन किसी और को बनाना, मुझे नहीं, तेरी जेठानी हूँ मैं। और आज तू किस खुशी में इतनी सुबह सुबह उठ गई? वो मुझे ना एक पार्टी में जाना है भाभी, इसीलिए ज़रा सवेरे जल्दी उठ गई, तभी तो जाकर ना कपड़े डिसाइड कर पाऊँगी। तो अभी एक्सरसाइज कर ले, शरीर फिट है तब तो पार्टी में दबा कर खा पाएगी, और ना हो तो मत ही जाना, बेकार में गिफ्ट देने का खर्चा आ जाएगा। विमला किरण को एक्सरसाइज करने बिठा देती है और खुद नहा धोकर तैयार हो जाती है। ला बहू, एक थैली दे दे, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। सुपरमार्केट से ले लीजिएगा ना मम्मी जी, उनके पास थैली भी रहती है। अरे नाना भाई, मैं तो सब्जी मंडी जा रही हूँ, सुपरमार्केट नहीं। घर से थैली ले जाने में फ़ायदा है, 2 पैसे की बचत हो जाती है, वरना वो नास पीटा सब्जी वाला 2 रुपये की एक थैली देता है, जिसमें 1 पाव से ऊपर सब्जी भी नहीं आती, और बड़ी थैली पूरे 5 रुपये की आती है। अब 5 रुपये देकर थैली कौन खरीदे? इसीलिए तो मैंने कल ही कपड़े की एक थैली बनाकर रसोई में रख दी है, ज़रा पकड़ा दे। और विमला अपनी थैली लिए निकल पड़ती है सब्जी मंडी की ओर। इधर उधर घूमती हुई विमला सब्जियां छांटना शुरू करती है। अरे बेटा, ये टमाटर कितने की दी? जब लेनी होगी तब दाम पूछेगा। रोज़ रोज़ आप सारी सब्जियों के दाम पूछ लेती हो और आखिर में 1-2 मिर्च उठाकर चल देती हो, कुछ लेती तो हो नहीं। आपके कारण मैंने सामने मिर्च रखना तक छोड़ दिया। अरे इतना दिल छोटा रखेगा तो कैसे जीवन में कुछ बड़ा करेगा? हैं? चल कोई बात नहीं, मैं ना ये एक अदरक ले जाती हूँ। विमला जी इसी तरह कहीं से उठाकर तो कहीं से खरीद कर सस्ती से भी सस्ती सब्जियां अपनी थैली में भर लेती है और एक न्यूज़पेपर से उसे ढक देती है और घर की तरफ जाना शुरू करती है। जैसे ही विमला अपने मोहल्ले में पहुंचती है, शंभू उसे देखते ही उस पर भड़क पड़ता है। क्यों ले आई तू इतनी सारी सब्जियां? लूटवा के मानेगी क्या मैं? हाँ, और ज़ोर ज़ोर से बोलो ना कि सभी को समझ में आ जाए कि हम थैली भर भर कर सब्जी मंगवाते हैं। अरे मैं पागल नहीं हूँ जो मैंने ऊपर से इस तरह न्यूज़पेपर ढक रखा है। और क्या आप भी भरे बाज़ार में ड्रामा कर रहे हैं? अरे पानी के भाव लेकर आई हूँ मैं इन सब्जियों को। अरे पर तुम लाई तो सब्जी वाले के पास से ही हो ना, ताज़ा ताज़ा सब्जियां। ये ताज़ी ना बस नाम की होती है, और सस्ती बोलकर वो भी अपना फ़ायदा रख ही लेता है। छटी हुई सब्जी ले आता है, अरे 5 रुपये में किलो भर देता है सब्जी वाला, और तुझे तो सिर्फ पैसे का हुलिया करना है। सुबह सुबह मोहल्ले के बीचों बीच 5 रुपए की सब्जी के लिए विमला और शंभू को ऐसे लड़ता देख पारुल अपने मामा जी से कहती है, छी छी छी, कैसे लोग हैं ये? और आप क्या कह रहे थे मामा जी? मोटा पैसा है इनके पास, उनके घर में। ऐसी फैमिली शादी के लिए सजेस्ट करते हो आप? ऐसे घर में शादी करके जाऊँ मैं, जहाँ पर ससुर सड़कों पर बासी पुरानी सब्जियाँ चुनते फिरते हैं और सास सब्जी को नज़र ना लगे इसलिए उस पर न्यूज़पेपर ढकती चले। अरे भाई, थैली में सोना लेकर आ रही हो क्या तुम? और ऊपर से उस थैली को तो अच्छी तरह देखो मामा जी, ये टी-शर्ट की बनी हुई है। यही तो तुम आजकल के बच्चों का, ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए मैंने। इनके बड़े बेटे की अय्याशी देख लोगी ना तो फिर तुम कहोगी आईफोन लेकर घूमता है, 3.5 लाख की बाइक है उसके पास, और कपड़े ब्रांडेड ही पहनता है। शंभू जी को तो शुरू से आदत है कंजूसी की, और विमला जी तो ये सब एक्टिंग करती है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ताकि इनकम टैक्स विभाग वालों को खबर ना लग जाए इनके पैसों की। तुझे नहीं करनी शादी तो मत कर। मेरे एक दोस्त की 3 बेटियां हैं, बेचारा उनकी शादी के लिए परेशान है। इस घर के बारे में मैं उसे बता दूंगा, किसी का तो भला हो। हाँ हाँ, बता देना। जहाँ यहाँ विमला कंजूसी की हदें पार किए जा रही थी, वहीं उसका बड़ा बेटा पब में डिस्को डांस कर रहा था। 1 more drink। आपके जैसा ग्राहक तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं राहुल जी।
सुबह सुबह डिस्को में जहाँ कोई नहीं आता वहाँ आप ज़रूर पहुँच जाते हैं। अपनी ही धुन में पागलों की तरह नाचने के बाद राहुल अपनी बाइक घुमाता हुआ अपने घर के बाहर पहुंचता है, जहां उसकी सेवा के लिए पहले ही दरवाजे पर विमला और किरण पहुंच जाती हैं। अरे भाभी देखिए, आ गया हमारा राजकुमार। सनस्क्रीन नहीं लगाई थी ना बेटा तूने, हैं? इसीलिए चेहरा ऐसा दब पड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस घर में कोई अय्याशी कर रहा है तो कोई कंजूसी, तो असल में मेहनत कौन कर रहा है? इस घर में मेहनत करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विकास पर थी। बचपन से ही विकास को उसके माँ बाप से एक पैसे की मदद नहीं मिली थी। वो बेचारा सब कुछ अपने ही दम पर करता था। दुकान से थका हारा पसीने से लथपथ विकास अपने घर आता है। खाना तो दूर, उसे कोई पानी तक नहीं पूछता। सभी राहुल की सेवा में ही लगे रहते हैं। विकास बेटा ज़रा इधर आ, देख कैसे तेरे भैया का चेहरा लाल पड़ गया है। मैं फ्रिज से बर्फ़ लाकर लगा देता हूँ मम्मी, ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। तभी विकास के फ़ोन पर उसके दोस्त का फ़ोन आता है। ये तेरे पीछे से कैसी आवाज़ आ रही है? सब ठीक तो है ना? अरे वो भैया धूप में बाहर चले गए थे ना, तो उनका स्किन बर्न हो गया। वाह भाई वाह, उसका स्किन बर्न सबको दिख रहा है और तेरा लाइफ बंद होता हुआ किसी को नहीं दिख रहा। ऐसे ही बर्दाश्त करता रहेगा तो कल को तुझे घर से जाने को भी बोल दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ तू शादी कर ले, पत्नी रहेगी तो कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिल जाएगा तुझे, वो भी बना बनाया। अरे पर मुझे कौन पसंद करेगा भाई। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। विकास अपने लिए खाना बनाने किचन में जाता है, जहाँ ठीक उसके सामने के घर पर आई पारुल खिड़की से विकास को खाना बनाता देख लेती है और वहीं अपना दिल उस पर हार जाती है। बताओ, ये लड़का खुद खाना बनाता है, कौन बोलेगा कि ये इसके पेरेंट्स है? खैर, सास ससुर अगर कंगालपंती करती भी है तो उससे मुझे क्या मतलब? इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, आखिर में ये सब देकर अपने बच्चों को ही तो जाएंगे ना। और जहाँ रहा नेचर का सवाल, तो नेचर तो लड़के का अच्छा ही लग रहा है। अगर इसका बड़ा भाई इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, फिर तो इसकी लाइफ की मुझे टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। और पारुल अपने मामा को विकास के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाने को कह देती है। विनोद पारुल का रिश्ता लेकर विकास के घर चला जाता है। विकास भी अब शादी करना चाहता था, इसलिए वो भी फ़ौरन हाँ कर देता है और चट मंगनी पट ब्याह करके पारुल विकास के घर आ जाती है। बड़ी किस्मत वाली है पारुल, जो इस परिवार का लड़का हाथ लग गया। अच्छा हाथ मारा है विनोद तुमने। अरे मैंने क्या हाथ मारा श्याम भाई साहब, ये तो सब मेरे प्रभु की कृपा है। बस भांजी की शादी कर दी, अब ये मामा टेंशन फ्री हो गया। अब ससुराल वालों की प्रसिद्धि कैसी भी हो। तुझे ये लोग छोटे मोटे लग रहे हैं? अरे ठाठ से रहेगी पारुल, राज करेगी राज। मैंने तो सुना है उनके घर में सोने के बिस्किट्स भी हैं। बस बड़ा बेटा ज़रा छुपा नहीं पाता, रईसी जो भी है सामने दिखा देता है। उसी चीज़ से सब भाप गए कि इनके घर में बहुत पैसा है, वरना आज के ज़माने में जहाँ सब दिखाते हैं ये लोग छुपाते क्यों हैं? तू ही बता। दरवाजे पर खड़ी पारुल ये सब सुन रही थी और मन ही मन सोचती है, बस तेरी कृपा बनी रहे भगवान। मैंने तो विकास को पसंद कर लिया था, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी तो मुफ्त में ही हाथ लगी। क्या घर है, इतना आलीशान, और 5 रुपए के लिए लड़ते थे ये लोग। बताओ तो कितना झूठ का दिखावा। पर ठीक ही है ना, नज़र नहीं लगनी चाहिए। मामा जी ठीक ही कह रहे थे, मोटा पैसा है इनके पास। इतनी आलीशान शादी, इतने सारे नौकर चाकर देखकर पारुल की आंखें चौंधिया जाती है और वो सोच लेती है कि अब तो उसकी ज़िंदगी रानी बनकर कटेगी। पर जैसे ही सारे मेहमान वापस लौटते हैं, अब तो बहू आई गई है, वो सब संभाल लेगी। सारे नौकर का हिसाब कर देती हूँ और सबको छुट्टी दे देती हूँ। क्या संगीता? हाँ मम्मी जी, वैसे भी जिस हिसाब से देवर जी की इस घर में इज्जत है, देवरानी जी को तो रसोई देखनी ही पड़ेगी। अपने ससुराल में नई नई आई पारुल कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद पारुल की आंख खुलती है। रामू काका, चाय लाना तो। उसकी आवाज़ सुनकर रामू काका तो नहीं आते, पर उसकी जेठानी संगीता वहाँ आ जाती है। खुद को महारानी समझ रही हो पारुल? रामू काका चाय लाना। अरे कौन सा रामू काका? ये जो तुम्हारी शादी के वक्त घर का सारा काम कर रहे थे ना, वो बस कुछ दिनों के लिए रखे गए नौकर थे। सिर्फ वही नहीं बाकी सारे नौकर चाकर भी।
वैसे अब तो तुम आ गई हो तो सब कुछ तुम संभाल ही लोगी, इसलिए उन्हें छुट्टी दे दी गई है। चलो फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मेरे कमरे में चाय भिजवा देना, ओके? ये सब आप क्या बोल रही हैं भाभी? देखिए मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। नहीं होगा, पर अब तो तुम्हारे जीवन ने तुम्हारे साथ मजाक कर ही दिया है। तुम्हें क्या लगता है इतना नाम है हमारा मार्केट में, तो हमारे घर के लड़के से शादी करके तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जिससे तुमने शादी की ना, उस विकास की इज्जत इस घर में 2 रुपए की नहीं है। अब तुम ही देखो, शादी का दूसरा दिन है और वो तो तुम्हें अकेला छोड़कर काम पर भी चला गया। पर फिर इतना बड़ा घर? ये पापा जी ने थोड़ी ना बनवाया है, ये तो हमारा पुश्तैनी मकान है। तो फिर वो क्या था, मोटा पैसा? मोटा पेट तो है नहीं इस घर में किसी का, तो मोटा पैसा कहाँ से आएगा? चलो अब एसी बंद कर दो, इस घर में 1 घंटे से ऊपर एसी कोई नहीं चलाता। बेचारी पारुल, कहाँ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी और कहाँ इस झूठ की अफवाह के कारण वो ऐसे घर में आ गई थी जहाँ उसकी पूरी ज़िंदगी रसोई में कटने वाली थी। खाना बनाने के लिए पारुल किचन में जाती है और सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे अरे बहू, ये रिफाइन क्यों ले लिया तूने? 250 रुपये लीटर वाला रिफाइन है, ये सिर्फ मेहमानों के लिए रखा हुआ है। चल वापस अंदर रख दे, मैं तुझे सस्ता तेल निकाल कर देती हूँ, हम उसी में खाना खा लेते हैं। बस याद रखना, सामने ऑलिव ऑयल रखा हुआ है, राहुल उसी में बना हुआ खाना खाता है, वरना बाकी किसी तेल की स्मेल भी अगर उसे आ जाए तो उसे उल्टी होने लग जाती है। और विकास मम्मी जी, उन्हें उल्टी नहीं होती? अरे वो मेरा मजबूत बेटा है, उसे तो कोई कुछ भी दे देगा वो खा लेगा। वो तो नमक रोटी खा ले, नखरा नहीं है उसका कुछ भी। पर वो क्या है ना, राहुल का शरीर ज़रा कमज़ोर है, ज़रा सी भूख भी उससे बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी सी धूल मिट्टी भी चली जाए ना तो उसे खांसी हो जाती है। कल कह रहा था मम्मी एक कार लेने की ज़रूरत है, देखती हूँ कोई एफडी तुड़वा दूँगी। कार की क्या ज़रूरत है मम्मी जी, उनके पास बाइक तो है ही। अरे ये कहना बहू, इतनी तेज़ धूप में उसे 10 जगह इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। विकास का तो क्या है, उसने दुकान कर लिया तो कम से कम 10 जगह भटकना तो नहीं पड़ता। और मुझे पता ही है बाहर भूखा नहीं रहता होगा, कुछ ना कुछ पौष्टिक खा ही लेता होगा। पर मैं अगर राहुल का पेट भर कर ना रखूँ तो वो बेचारा भूखा मरता मैदा भी खा ले। अभी कार तो मैं उसे लेकर ही दूँगी, नौकरी लग जाए उसकी, मेरी टेंशन ख़त्म। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये? एक ही माँ अपने दोनों बच्चों में इतना भेदभाव कैसे कर सकती है? पारुल का खून तो पहले ही खौल रहा था कि बची कुची कसर पूरी करने किरण भी रसोई में आ जाती है। ये ठीक किया भाभी आपने, जो पायल को सब बता दिया। सब बच्चों का शरीर एक सा नहीं होता। बेचारा हमारा राहुल थोड़ा कमज़ोर है तो क्या कर सकते हैं। और बेटा ऊपर देख, वो कबर्ड में जो पहले वाला डाइनिंग सेट है ना, उसी डाइनिंग सेट में खाना परोसना। राहुल स्टील के बर्तन में खाना नहीं खाता। खाना बनाकर पारुल टेबल पर पहुंचती है। सभी घबराए हुए राहुल की तरफ देख रहे थे कि बस उसे खाना पसंद आ जाए। ये कोई खाना है? हाँ, कोई खाना है ये? इसलिए मुझे घर पर रोक रखा था तुमने मम्मी, इसके चक्कर में मेरी इंटरव्यू भी छूट गई। ये कहकर गुस्से में राहुल उठता है और उस खाने की प्लेट को छोड़कर बाहर चला जाता है। इसी बात का डर था मुझे, बेचारा भूखा चला गया मेरा बच्चा। जी आप उसके पीछे पीछे जाइए कुछ ना कुछ बाहर खिला दीजिएगा उसे। अरे उसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। हाँ, पूरा दिन तो किसी तरह पारुल अपने ससुराल में निकाल लेती है और रात को जैसे ही विकास दुकान से लौटकर घर आता है तो वो विकास से इस बारे में बात करती है। मेरे साथ धोखा हुआ है विकास, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार अंदर से इतना खोखला है। 5 रुपए नहीं है यहाँ किसी के पास। सिलाई कर कर के तो मम्मी साड़ी पहनती है और बचाए हुए सारे पैसे देती किसे है? राहुल भैया को, जो अपनी अय्याशी में इन पैसों को उड़ा रहा है। पहले तो मुझे लगा धोखा मेरे साथ हो रहा है, पर मुझसे ज़्यादा बड़ा धोखा तो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी यहाँ कदर ही नहीं है, जबकि सारा खर्चा तुम देते हो। शादी में खर्च तुमने लोन लेकर किया था। हाँ पारुल, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और अपने घर वालों से भी, और इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कदर करे या ना करे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। तुम होगे धड़कन मूवी के अक्षय कुमार, पर मैं शिल्पा शेट्टी नहीं हूँ। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं इस चक्की में नहीं पीस सकती।
मैं जा रही हूँ वापस अपने मामा जी के घर। पारुल, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। पर पारुल विकास की एक बात नहीं सुनती और अपना सामान पैक कर लेती है। अपना सामान लेकर जैसे ही पारुल अपने कमरे से निकलती है, संगीता उसे रोकते हुए कहती है, मैं बहुत बार अपने मायके गई, पर मेरे मायके वालों ने मुझे अपने पास नहीं रखा। तुम्हारे मायके वाले मुझे अपने पास रख लेंगे क्या पारुल? तो मैं भी चलती हूँ। ताना दे रही हो ना मुझे भाभी? मैं तुमसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए पहली बार में ही मैंने तुम्हें इस घर की सारी सच्चाई बता दी थी, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी भूल कर रही हो तुम इस घर में शादी करके। इसी तरह मोटा है पैसा कह कहकर मेरे मम्मी पापा ने इस घर में मेरी शादी कर दी। पर फेरे होते ही राहुल डिस्को चला गया और अगली सुबह आया पूरे तरह नशे में धुत। चाची और मम्मी जी उनकी सेवा सत्कार में लग गई। पति का प्यार तो मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो घर पर कभी टिके ही नहीं, और जब टिके तो बस चीखे चिल्लाए। लड़का तो देवर जी जैसा होता है, पर देखो सही परवरिश ना होने के कारण, सही संस्कार ना होने के कारण और सही पेरेंटिंग ना होने के कारण दोनों घर कैसे बर्बाद हो रहे हैं। मैं तो आए दिन देवर जी को ताने देती थी कि उनको समझ में आए कि इस घर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो अपने पीछे इस घर में किसी लड़की को लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, पर वो समझे ही नहीं और अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। पर आपके मायके वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया भाभी? शादी के बाद अगर लड्डू हाथ लगे तो मज़े और नीम हाथ लगे तो वो भी चबा चबा कर खानी ही पड़ती है। ये कहकर मम्मी ने फ़ोन काट दिया था। पहले मैं भी बहुत लड़ती थी, पर फिर जब देखा कि मायके वालों का भी सपोर्ट नहीं है तो बस चुपचाप रहने लग गई। बैग पैक कर लीजिए भाभी जी, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। और इस तरह शादीशुदा होने के बाद भी विमला के दोनों बेटे फिर से अकेले हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि किस तरह हंसी मजाक में शुरू हुई ये कहानी इस मोड़ पर ख़त्म हुई है, पर असलियत में यही होता है। जब माली खुद अपने एक पेड़ को ऐसे कड़े धूप में रख दे कि वो धूप से झुलस जाए और दूसरे को इतना पानी दे कि उसमें और जल्दी फूल आए, पर ज़्यादा पानी के कारण वो धूप में पड़े उस दूसरे पेड़ से भी पहले मर जाता है। और ऐसे ही परवरिश में भेदभाव विमला ने किया था, जो आज उसके दोनों बेटों की ये हालत हो गई थी।